बस उतना ही। ठीक है, फिर सिलिकेट्स आ जाते हैं। सिलिकेट्स में ऑर्थो मतलब SiO4 माइनस, sp3 ये 3D है, ये 2D है। तो बस इसमें सिलिकेट्स में इतना ही पूछेगा कि भाई ऑर्थो सिलिकेट का एग्जांपल क्या है, फॉर्मूला क्या है। टेट्राहेड्रल शेप याद है आपको? यस सर। यस सर। कैसे बनाते थे ना? और यही तो है जो सिलिकॉन वाला बनाया। हाँ, लेकिन वो चीज जो है 2D में देखो रिप्रेजेंट करना, 2D में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। ये जो डॉट है ये देख रहे हो वो सिलिकॉन है, और ये जो है वो ऑक्सीजन है। ये वाला ऑक्सीजन है जो कि सिलिकॉन के बिल्कुल बैक साइड होगा। टेट्राहेड्रल में आप 4 पेन बनाते थे तो ऐसे 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 एक पीछे रहता था ना पेन, तो वो एग्जैक्टली सिलिकॉन के बैक साइड में है। और ये 4 माइनस, तो ये 2D स्ट्रक्चर हो गया, 3D हो गया। तो एक्चुअली मुझे बस बनाने आना चाहिए पायरोसिलिकेट। इसमें 1 ऑक्सीजन कॉमन होगा। जो कॉमन होगा उस पर आप चार्ज नहीं लगाओगे। ये है पायरोसिलिकेट। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे देखो पेज नंबर 126 पे 20th नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बना लिया? यस सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं साइक्लिक सिलिकेट। इधर कोई पेपर है? सर 8 है। कब है? सर 11 को। कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? एक हेलोल्किन एंड एरीन और अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो इस बार उसी चैप्टरों का डाउट ले ले क्या?
यस सर, हाइड्रोकार्बन तो सर कुछ ही डॉट बचा है, एक दो, लेकिन उसका है बहुत सारा सर। ठीक। क्योंकि जिसका टेस्ट है वही ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। देखना ड्राइंग करना है इसमें, नहीं बचपन में खेला करते थे। अरे अगर किसी किसी में डॉट्स है बीच में, ये क्या है? सिलिकॉन है बेटे वो। इसे बताओ वन रिंग के कितने ऑक्सीजन कॉमन है? सर 3। नो, 2 कॉमन होंगे। सर एक बार दिखाना तो कैसे। ऊपर वाले रिंग का देखो तो ये और ये कॉमन है, हुआ? यस सर। और राइट साइड वाले रिंग का देखो तो ये और ये कॉमन है, और लेफ्ट वाले का देखोगे तो ये और ये कॉमन है, तो 2 ही तो हुआ। कुछ समझ आ रही बात? सर आगे। अब देखो इसी तरीके से ऑर्थोसिलिकेट, पेज नंबर 124 पे आओ। ये सब डिजाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल पायरोसिलिकेट, साइक्लिक, इसी तरीके से चेन बन जाएगा, सीट और 3D। तो इसके एग्जाम्पल्स आप लर्न करोगे, है ना। देखो सीट सिलिकेट इसी तरह बनाया हुआ है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसको बनाने को तो आएगा नहीं, आप एग्जाम्पल्स इसके लर्न करोगे, ठीक है। आगे आते हैं। एक और चीज इसमें बताना था, CO2 सॉलिड होता है या गैस होता है? सॉलिड। ये कौन सी दुनिया में रहती है बच्चों? CO2 ड्राई आइस मैंने थोड़ी बोला है, ड्राई आइस होता है ना सॉलिड। CO2 तो यस सर, सॉरी। CO2 तो गैस है बेटे, ये होता है, और ये SI। तो बात ये आती है कि ये SI जो है इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप का मेंबर है तो साइज बढ़ जाएगा, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, रूम टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पाता, तो पाई बॉन्ड इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता ये। तो ये SiO2 इस तरह से एग्जिस्ट कर जाता है, इस तरह से। सर एनसीईआरटी में ये सीट सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट ये सब तो दिया नहीं है, अभी आएगा लेकिन। नहीं आना तो नहीं चाहिए बेटे, लेकिन यहाँ पे है तो एक बार पढ़ लेना, है ना। कम से कम ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं कर लेना। ये होता है इस तरह से। इसमें क्या फायदा हो गया इसका कि ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना लिया, मींस कोई पाई नहीं है, बट ये इस कंडीशन में सॉलिड हो गया। वैसे CO2 गैस होता है, तो पूछता है CO2 गैस होता है लेकिन SiO2 सॉलिड होता है, क्यों? तो ये चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो ये भी आ जाता है कभी कभी, बस जानते हैं। चलो हम नाइट्रोजन फैमिली पे चलेंगे। नाइट्रोजन फैमिली मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस तो खैर बहुत है। Nitrogen means
15th ग्रुप, ये +2 में पढ़ा होगा कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा। इसको निकोजन भी बोलते थे। Yes, sir. निकोजन मीन्स पॉइजनस नेचर। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 5 होता था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सबका 5 था। एटॉमिक नंबर पता ही था। इसमें 18 ऐड कर दो, फिर से 18 ऐड कर दो, 51, फिर 32 ऐड कर दो, तो ये आ जाता था। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। +5 की स्टेबिलिटी क्या होती थी? कुछ याद है? फिर डिक्रीज हो रही थी। +5 की डिक्रीज थी और +3 की इंक्रीज थी, ये आता था ड्यू टू ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये ऑलरेडी लिखवाया हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स आते हैं। तो ये हो गया नॉन मेटल, ये हो गया मेटेलॉइड, और ये हो गया मेटल। तो ये भी नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और मिनिमम -3। इनके बीच में कुछ भी एग्जिस्ट करेगा। कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। चले, अब देखो पी पाई बॉन्ड, पी पाई और पी पाई डी पाई। तो मैंने आपको बताया था इसमें डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इन सब में पाई बॉन्ड जो है वो कैसे हैं? पी पाई। इसमें मैंने आपको बताया था पी पाई डी पाई होता है। यहाँ पे जब जाएगा तो ये पी पाई डी पाई बना देगा। S3PO4 ये भी पी पाई डी पाई। जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तो पी पाई डी पाई। फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी था तो पी पाई डी पाई होगा।
नाइट्रोजन की मैक्सिमा कोवेलेंसी कितनी होती है? बोलिए, आप लोग हैं? हेलो सर 3 होती है, पेंटाग्राम तो एग्जिस्ट नहीं करता। सो गए हो क्या आप? ये जग रहे हो? आगे। ये साइन अच्छे नहीं होते किसी भी बच्चे के लिए। जब तो आपको मेहनत करना है, जब आप ढीले पड़ रहे हो। मुझे वो मॉल वाला दिन याद आता है, कितने एक्साइटेड थे। ऐसा लगता था उसी दिन सब कर लूंगा। दुखी हो क्या? कितने बंदे आए? नो सर। दुखी नहीं? चलो 36 तो आ गए, बहुत है इतने तो। अभी इसमें से भी 15 बचेंगे। मैक्सिमा कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है। फास्फोरस की मैक्सिमा कितनी? और ये सारी चीजें आपको उसमें बॉन्डिंग में बताया होगा, आप कॉपी देखो अपनी। तो वैसे तो इनिशियली 3 है, तो PCl3 एग्जिस्ट करता है और ये ग्राउंड स्टेट है। ये जाएगा एक्साइटेड में। एक्साइटेड में जाएगा तो क्या होगा, ये 5 हो गया ना अनपेयर्ड। तो मैंने, आप कॉपी निकालो बॉन्डिंग की, तो वहां भी बताया होगा कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। सर एक बार ये कोवेलेंसी वाला बताना, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये कोवेलेंसी वाला बॉन्डिंग की कॉपी खोलो, उसमें मिल जाएगा आपको। सर कोवेलेंसी का मतलब तो ये होता है ना कि कितने बॉन्ड मतलब बना सकता है मैक्सिमम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होगा वो बनाता है ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड अगर हो गया तो उसमें भी बनाता है, लेकिन उसके लिए वैकेंट डी होना चाहिए ना। वैकेंट डी तो उसके पास नहीं है ना। यस सर, ठीक है। फास्फोरस के पास बैठे क्या हो गया? स्क्रीन शेयर है बच्चों? मेरे तो डिजिटाइजर पे कुछ आई। यस चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा PDF शेयर कर देता हूँ। पता नहीं, तब तक लिखो, तब तक आप इसे नोट करो। 1 मिनट। नाइट्रोजन से फिर मैं बताता हूँ।
चलो नोट करो। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की ना। ये स्क्रीन शेयर है? शेयर है ना? ठीक है। चलो, मैं कहाँ पे था? पढ़ा रहा था जो सर बहुत सारे रिएक्शन दिए थे ना लिखने के लिए। वो रिएक्शन लिख ली रिएक्शन या रह गई है? लिख ली सर। चलो अच्छा, फिर पहले वही रिएक्शन ही कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर पता चलेगा बीच में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो मेरी स्क्रीन ना एक्सटेंडेड हो गई, वो मैम ने आके बताया मुझे। ठीक है, ये कितनी रिएक्शन लिखी? ऊपर वाली सारी। सारी लिख ली? मैं समझाऊं इसको थोड़ा सा? यस सर। देखो, जैसे ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बारे में तो ऑलरेडी सबको पता है कि भाई नाइट्रोजन है, sp सेफ होगा, लीनियर, डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 3, डायपोल। ये आई थिंक सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी होंगी। अब बात आती है नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है। ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है तो ये रिएक्शंस आपको रटनी पड़ती हैं। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन मिलेगा।
अमोनियम डाइक्रोमेट। इस तरह से ये रिएक्शन रटोगे, इसमें मैं क्या बताऊं, मोस्टली रिएक्शंस में रेडॉक्स हैं, खास करके अमोनिया कॉपर ऑक्साइड वाली, ये दोनों में नाइट्रोजन बनता है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, ये लिखे थे। ओ सर। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, वैसे तो नाइट्रोजन इनर्ट होता है, रिएक्टिव नहीं होता, बट फिर भी कुछ रिएक्शंस तो देता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हैबर प्रोसेस अमोनिया के प्रिपरेशन है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, जितने भी एस ब्लॉक में हमने नाइट्राइड्स पढ़े होंगे वो सब नाइट्राइड्स बनाते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोलिम बनाता है। नाइट्रोलिम वाली भी पूछता है, 2-4 रिएक्शन ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट ऐसे ही ये वाली रिएक्शंस नहीं आती, कन्वर्जन में आ जाती है, भाई इससे ये इससे वो। तो नाइट्रोलिम तक लिख के छोड़ देना, उसके बाद पहले हम पीछे की चीजें समझेंगे फिर यहाँ आएंगे। ये तो रटने की चीजें हैं, बोरिंग है ये बहुत। नोट हो गया? यस सर। ठीक है, मैं भी फिलहाल यहाँ से हट रहा हूँ। हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये जो है रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया PS3 AsS3। अप टू डाउन जाओगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज। यस सर। स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन। इंक्रीज। इंक्रीज होगा क्योंकि जल्दी से। बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। इंक्रीज। बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज। पॉइजनस नेचर, इंक्रीज। यहां से क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आरपी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग पावर है बच्चों। आप लोग के जैसे आने की बात आई, मैंने देखा आप लोग की किस्मत इतनी अच्छी है, जैसे ही बात आई वैसे ही कोविड बढ़ गया। यस सर। मतलब मैं हंस रहा था सोच के। सर अब वो क्या क्लोज, अब नहीं आ सकते? नहीं आ सकते हो, लेकिन रिस्क तो बढ़ जाता है ना बेटे। सर तो है। पता चलता है जो बच्चे दूर से आते हैं उनका तो आने जाने का टाइम ही खराब हो जाता है। सर ये बीए क्या है? बॉन्ड एंगल है बेटे। सर ये 2 बार PS लिखा आपने, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ और एक बेसिक स्ट्रेंथ। जी बेटे, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कोई भी बॉन्ड स्ट्रेंथ ले लो, कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ ले लो, एक ही बात होगी। सर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कैसे होगा? बच्चों ने बताया था, मैंने तो नहीं बताया। आपको क्या लग रहा है? इंक्रीज होना चाहिए। पहले मैं बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करता हूं।
बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। ध्यान देना, नाइट्रोजन और बिस्मथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होगी? सर बिस्मुथ, नाइट्रोजन। अरे लड़की, तूने तो दुनिया ही पलट दी। ना सर, मेरे को हाइड्रोजन और बिस्मुथ में लगा। फिर एग्जाम पास आ रहा, ये सब हरकतें बहुत होनी है। नाइट्रोजन की हाई है, फोन कॉल बड़ी सस्ती है, लिखा होगा। नाइट्रोजन की हाई है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या थी? पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो, तो नाइट्रोजन की पावर सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोज आ जाएगा नाइट्रोजन के, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। अब बिस्मथ तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा हाइड्रोजन से, क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? मतलब नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा और बिस्मथ में सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों? क्योंकि बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे कम है, तो वो हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता है, उसकी पावर ही नहीं है। इनफैक्ट हाइड्रोजन ही ले जाएगा थोड़ा बहुत। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां हाई होगी वहां रिपल्सन हाई होगा। तो बताओ सबसे पहले लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा या बिस्मथ डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? बेसिक स्ट्रेंथ यही तो था लुईस वाला कॉन्सेप्ट। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब था टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, है ना? तो लोन पेयर सबसे पहले डोनेट करेगा नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी हाई। अब थोड़ा लगता है कि हाँ रिवर्स हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट है यही। कुछ समझ आया? यस सर। बॉन्ड एंगल में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा बेटे। पहली बात तो समझो कि ये पिरामिडल शेप है। पिरामिडल शेप में कुछ दो, अगर ये हमें थीटा चाहिए तो ये एंगल बनता है थीटा वाला, ऐसे कुछ। अब ये बिस्मथ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बिल्कुल क्लोज होगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज होगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा ना। ये बात समझे? यस सर। तो ये थीटा ज्यादा होगा ना बेटा, थीटा डैश के कंपैरिजन में। तो आप यहां लिख सकते हो कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल। ये कॉन्सेप्ट देखो एक बार, बॉन्डिंग से रिलेटेड। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे, मैं थोड़ा और इसको एलेबोरेट करूं। एक बार इसको ड्रैगोज रूल आपने बताया था ना बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में बताया था बेटे, लेकिन मैंने बताया था उसका कोई रूल नहीं है, तो यहाँ नहीं लगाना है आपको। तो इस ग्रुप में नहीं लगेगा? नहीं, लगता है, लेकिन एंगल जो होता है डिक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन अमोनिया में 160 डिग्री होता है ना बेटा एंगल। यस सर। उसके बाद जो PS3 होता है सीधे 93 डिग्री हो जाता है, और उसके बाद अप्रोक्सीमेट 90, 91 ऐसे रहता है ना। तो डिक्रीज हो जाता है बेटे, है ना। बट उसको क्यों हम इंक्लूड करें? उसके बगैर ही हमारा काम चल जाएगा ना। उसमें मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता और एंगल भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो 107 से फिर 93 हो जाता है सीधा, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। मतलब किसी भी ग्रुप में जाओगे
पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में जाओगे हाइड्राइड्स में तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अच्छा, अभी दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सर यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं ना, इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ है तो एसिडिक क्यों होगा बेटे? रिड्यूसिंग पावर कह सकते हो आप उस चीज को। जैसे एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या फर्निश करेगा? एक्वस सॉल्यूशन में ये H ले लेगा ना बेटे, अमोनिया। अच्छा, OH नेगेटिव देगा तो इसलिए बेस ये बना देगा ना, पहले अमोनियम और फिर OH बनाता है। तो अब अगर इसको पानी में डालोगी तो OH फर्निश करेगा ना बेटे। यस सर, तो बेसिसिटी देखेंगे। मैं क्या बता रहा था? बॉन्ड एंगल। अब मैं बता रहा हूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास वंडर वॉल अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर मास या फिर वंडर वॉल अट्रैक्शन। तो बात आती है NH3 PH3। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सर इंक्रीज। तो वंडर वॉल क्या होगा? इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। ये होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, ये है तो केमिस्ट्री ही ना। यस सर, इसमें कुछ एक्सेप्शन है बॉइलिंग पॉइंट में। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद सबसे ज्यादा नहीं होता। यस सर, ये मैं पूछने वाली थी कि तो सबसे ज्यादा क्यों नहीं हो गया NH3 का? वो तो डाटाबेस हो गया ना कि भाई मोलर मास का कॉन्सेप्ट थोड़ा डोमिनेंट था या वंडर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये डोमिनेट हुआ, लेकिन थर्ड तक ही गया। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था। मेल्टिंग पॉइंट में और कुछ चेंज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट में ये हो गया। इसमें फोर्थ पे आ गया, उसमें थर्ड पे आ गया। अब बात ये आती है सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी ना बेटे। जैसे मेल्ट का मतलब क्या होता है? एक मिनट बेटे। मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्लाइटली स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इस वजह से ज्यादा हो गया। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। लिक्विड स्टेट का मतलब है कि वो मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाएगी, तो उस कंडीशन में थर्ड पे आएगा। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे थे? सर ये वैंडरवाल फोर्स जो है वो एक बार एक्सप्लेन करना पॉइंट, वो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं इस वाले ग्रुप में? कोई भी ग्रुप हो बेटे, कोई भी ग्रुप हो, इस ग्रुप में नहीं। जब भी मोलर मास बढ़ेगा तो वंडर वॉल अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा बेटे, ठीक है? वंडर वॉल अट्रैक्शन जान रूल लगाएं सर तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ना, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर एक मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में देखा जाता है बेटे, पहली चीज ये समझ। यस सर। और जो वंडर वॉल होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल देखा जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रहे हो, मेरी बात समझो। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कह रहे हो सर? सुन मेरी बात बेटे, मेरा और आप लोगों के साथ अट्रैक्शन है, तो हम दो पर्सन हो गए ना। ये देखना है कि बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है।
अभी मेरे बॉडी में कोई बॉन्ड वीक हो जाए, मेरी कोई बोन्स वीक हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो इंटरनल हो गया ना बेटे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो डिफरेंट चीजें हैं ना। मेरी बात समझ रही है? यस सर। तो वंडर वॉल जब आप बात कर रही हो, तो एक का जब मास ज्यादा होता है, जैसे लगा लो हीलियम है, तो ये मोलर मास है, तो ये अट्रैक्शन देखना है आपको, ठीक। अब आप यहीं पे ले रहे हो जेनॉन, तो जेनॉन का जब मास ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा ना, सरफेस एरिया ज्यादा होगी कि नहीं? तो Yes, sir. सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होती है बेटे, वंडर वॉल अट्रैक्शन उतना हाई होता है, ठीक। तो ये हो गया। अब जैसे आप यहां पे देख रही हो वंडर वॉल, तो अमोनिया और अमोनिया के बीच में देख रही हो, ये वंडर वॉल है। लेकिन अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर आप फैजान रूल लगाओगी ना, यहां पे। ओके सर, यस, इसमें कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे और इसमें वैन डेर वाल फोर्स देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। दो अलग चीजें बेटे, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी होती है, बट क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया। तो ऊपर वाला आपने सिर्फ हाइड्राइड्स के लिए बताया इस ग्रुप के? जी हाँ बेटे, हाइड्राइड्स। वो मोलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैन डेर वाल फोर्स हाइड्राइड के लिए है। जी अच्छा, ये हो गया। इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो अभी ऊपर पढ़ा है। यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते थे, तब शायद ना रहा हो। ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बन जाएगा, और क्या है, N2, कौन से सारे बताओ, पहले नाइट्रोजन के बता देता हूं। N2O, NO, N2O3, तो नाइट्रोजन के सिर्फ है ये, +1 +2 +3 +4 +5। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ये दोनों ऑक्साइड कैसे हैं? न्यूट्रल है, बाकी तीनों ऑक्साइड एसिडिक है। बन गया? अब आप लोग बोलते ही नहीं। यस सर, बन गया। मुझे लगता है ना आप लोग के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? टेंशन से। क्योंकि जब हमारा माइंड डाइवर्ट होता है ना, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करना। अप्रैल आ गया सर, वही अब टेंशन बढ़ती जा रही है। कब नहीं थी टेंशन, मुझे बता दो, कौन से महीने में नहीं? वो तो थी सर, लेकिन अब डेज पास आ रहे हैं ना सर, तो और ज्यादा ही बढ़ रही है। यही वो टाइम है बेटे जब आपको कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं यही देखता हूं कि हर बार बच्चे गलत स्ट्रेटजी के साथ अपना सब कुछ नुकसान करते हैं। अब जबकि आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, बहुत सब कुछ पता है, तब आप लोग जो है
थोड़ा डल हो रहे हो। जब आप मोल में आए थे, जब आपको ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो आप कितना ओवर एक्साइटेड थे। अब तो यही टाइम है। खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है ना। हैं? खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है ना। अच्छा, उस टाइम आप खाली थे। सर कम चैप्टर थे, तुरंत रिवीजन कर लेते थे। अब इतने सारे चैप्टर फिजिक्स में हो गए ना, केमिस्ट्री में भी, बायो तो है ही। और पहले एक एक चैप्टर कर लेते थे तो करंट साथ साथ जो चल रहा था तो ऐसा लगता था हाँ हो रहा है। अब तो बिल्कुल बर्डन सा हो रहा है कि क्या स्टार्ट करे, कैसे क्या करे। पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक बची हुई है पढ़ने के लिए अभी तो। यस सर रिवीजन करते वक्त एक चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहली बार कितना अच्छा पढ़ा है ना। टाइम से थोड़ी होता है बेटे। वो तो आप पहली बार जितना दम लगा रखे होगे तो उतना कम अब लगाना पड़ेगा। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए, फिल्टर नहीं किए, तो फिर से उतना ही दम लग जाएगा, आप देखना। ओके सर। वो अपना अपना सबका अलग होता है बेटे। कोई 1 घंटे में रिवाइज कर लेता है, कोई फिर से 4 घंटे लगाता है, तो वो अलग। सर पूरे नोट्स जो आपने लिखवाए हैं वो सारे रिवाइज प्लस एनसीईआरटी और मॉड्यूल और सारे क्वेश्चंस मिला के? मैंने अभी आप लोग को कहा था इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है। अभी आप ऑर्गेनिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। मैं कितना बेसिक है। और इनऑर्गेनिक तुम पढ़ भी नहीं रहे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लास्ट के 1 महीना दम लगा देना, इनऑर्गेनिक हो जाएगी बेटे। सर हो जाती है। और लेकिन सर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उसमें A to Z सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन बनता ही नहीं। मतलब एक ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि आता है सब, लेकिन जब क्वेश्चंस करो ना कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ नया। जब क्वेश्चन आता है तो नहीं, ऐसा लगता नहीं आता अभी, तो फिर से करना पड़ता है अच्छे से। सेक्शन सी ही कर रहे हो ना सर? सेक्शन डी में आती है मेन प्रॉब्लम। डी भी हो जा रहे हैं सर। क्या बात है। तो ABC तो ठीक है, डी थोड़ा सा डी में सर कुछ कुछ हो जा रहे, कुछ नहीं हो रहे सर। जो थोड़े से नए क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, थोड़े मतलब सर डी में क्वेश्चन होता है ना। एक बात, जो मैंने कहा था वही हो रहा है ना। मैंने कहा था डी के नहीं बनेंगे पूरे, 50% बन जाए तो बहुत है। ABC आप कह रहे हो कि सर ठीक है बन रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। फिर आप लोग घटा क्यों रहे हो कॉन्फिडेंस? नहीं सर बढ़ तो रहा है सर बढ़ता ही है, लेकिन फिजिक्स करने जाते हैं ना तो घट जाता है। नहीं फिजिक्स, फिर मैंने कहा फिजिक्स आप टारगेट मत बनाओ ना। आप बायो और केमिस्ट्री को टारगेट बनाओ बेटे 100% का। यस सर यही कर रहे हैं। फिजिक्स मतलब आ जाए 100 नंबर भी में। अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही कर गए तो सिलेक्शन हो जाएगा बेटे, बहुत चांस रहेंगे। लेकिन अगर बायो और केमिस्ट्री खराब हो गई ना तो आप बाहर हो जाओगे, लड़ाई से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए इसको अच्छा करो, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ऑर्गेनिक और फिजिकल आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। मतलब तो अभी मैंने कहा ऑर्गेनिक आप लोग टेस्ट पे फोकस करते हो। टेस्ट पे फोकस मत करो, नीट पे फोकस करो। नीट के अकॉर्डिंग तैयारी करो बेटे। कितनी बार कहता हूँ, नीट के अकॉर्डिंग। टेस्ट का क्या है? टेस्ट को एज अ रिवीजन ले लेते हैं सर। यस सर। हाँ, टेस्ट को एज अ रिवीजन लो, बट अपना टारगेट मत भूल जाओ कि हाँ मुझे नीट के लिए पढ़ना है। और वो तभी होगा जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। अब जैसे मान ले एक बार आपने किया, ठीक है मैं मानता हूँ 50% क्वेश्चन बना, दोबारा फिर से शुरू करो। इस बार फिर से 30% और बन जाएगा। और अगर 80% आ गया ना तो आप देखना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटे। ये सर लेकिन ये टेस्ट जो बीच बीच में किसी चैप्टर का आ जाता है ना, तो उसमें कुछ और करने लगो तो ये हो जाता है। इसलिए यार बीच में सैटरडे संडे टाइम मिलता है, उस दिन उस टेस्ट की तैयारी कर लिया करो अपना रिवीजन फॉर्म में। जब तक आपको 2 पोर्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बेटे, मैं बता दूंगा आपको। आधी छोड़ के एक पे दौड़ोगे ना, आधी मिलेगी ना एक मिलेगी। तो जो कर रहे हो, जैसे ऑर्गेनिक अभी कर रहे हो, तो मैं बार बार कहता हूं उसको ढंग से कर लो थोड़ा। मतलब सेक्शन के बन जाए, नोट्स हो जाए, ये पैकेज पढ़ लो बस। ये तो इतना काम है। मतलब जो अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर, और एनसीईआरटी लेवल पे तो जो ऑर्गेनिक है सर, उसने तो आपने काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर दिया हमारा।
बहुत हो गया है तो बेटे। बड़ा हो गया सर। अब यस आप सर। पूछते हो, आप Yes, ये sir. पूछते हो कि मेरा पूरा पैकेज एक एक क्वेश्चन मेरे से बन जाए। बेटे वो कैसे होगा बताओ? आप स्टूडेंट हो नो या सर, टीचर? वो तो पॉसिबल नहीं है सर। नो सर। तो उसके बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंस लूज करके बैठोगे तो गड़बड़ है ना। बायो आपको खुद करनी है, ये आपको भी पता है। यस बायोटेक। फिर जम के मेहनत करो, हो जाएगा सिलेक्शन बेटे, कोई तूफान नहीं होता। चलो अच्छा ये हो गया। अब ऑक्साइड, अच्छा एनहाइड्राइड मैंने आपको आई थिंक बता दिया था, एनहाइड्राइड निकालना पिछले चैप्टर में। जैसे इसका एनहाइड्राइड बताना मैंने बताया था 5 और -2, तो मैंने कहा था विदाउट साइन लिख देना, जूता टोपी का कौन सा। देखो ये पिछले लेक्चर में करवाया होगा ना मैंने, या कहीं नाइट बोरॉन फैमिली में। यस सर। यस सर। चलो हाइलाइट्स, अब हम उस पे आएंगे जो हम कर रहे थे। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि सिर्फ ज्यादातर पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ओ सॉरी केमिकल बॉन्डिंग। अब अमोनिया से लिखो आप। ज्यादातर बच्चों का ऑर्गेनिक वीक होता है, वो अच्छा कर लो, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी तो मैंने तो डाउट बताए ही नहीं, ये लोग ये तो जो कुछ कर रहे हो वो आप खुद कर रहे हो अभी तक। आप सोचो मैंने ऑर्गेनिक के डाउट तो लिए ही नहीं। ये सर 80% क्वेश्चन तो हो रहा है, बस 20% क्वेश्चन में ही डाउट है। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छे साइन है बेटे। अगर इटसेल्फ पढ़ के 80% कर रहे हो, छोटी बात है। एक बार सोच के देखो आप, बड़ी बात है बेटे। तो जितना ज्यादा आप लगोगे उतना ज्यादा आपको गेन भी होगा। मैं कहता हूं 80% भी आप ज्यादा बोल रहे हो, शायद 60% बनना चाहिए पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सर मैं बस एनसीईआरटी और कॉपी दो ही चीज पढ़े, मॉड्यूल भी नहीं। एनसीईआरटी और कॉपी अच्छे से पढ़ के। मॉड्यूल का सेक्शन सी करना पड़ेगा बेटे, सेक्शन सी तो कर डालो। नहीं सर क्वेश्चन नहीं, मतलब रीडिंग क्वेश्चन तो सारे करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने से अच्छा है छोटी चीजें अच्छा पढ़ो। और ये कल मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था रिंग एक्सपेंशन का। रीमा टीमन का रिंग एक्सपेंशन, वो सब चीजें सिलेबस में नहीं है, उधर क्यों भागते हो आप लोग? मैंने भेज दिया था सॉल्यूशन वैसे। हाँ ये अमोनिया है, अमोनिया सेप वगैरह आपको देखो, सेप वगैरह सब यही है, वही है। आप बॉन्डिंग करोगे सेप वगैरह सब आ जाएगा। पिरामिडल है, 107 है, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। अब अमोनिया बनाने का मेथड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, हाइड्रोलिसिस कर दो अमोनिया बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस वगैरह तो खैर रटनी पड़ेगी, लेकिन ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। ये सब अमोनिया की प्रिपरेशन है, अमोनियम क्लोराइड NaOH। और इनऑर्गेनिक में तो पैकेज भी मत पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, पैकेज नहीं पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और इस बार भी जैसा माहौल चल रहा है ना, पेपर बहुत ही गंदा आएगा, मतलब घटिया से दर घटिया आने जा रहा है। और सर टाइम पे होगा कि नहीं होगा ये भी? बेटे वो होगा, मैं कहता हूँ 1 महीना और लेट होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। पेपर तो होगा ना, आप उस पर टारगेट रखो। यस सर। सोच के टाइम क्यों खराब करना है? सर ये टाइम पे हो जाए वही अच्छा है, टाइम पे ही हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर होने से फिर सब अच्छा है। जब तक आप डिटरमिन नहीं होगे तब तक कुछ नहीं अच्छा होगा। पेपर तो इनको लेना पड़ेगा ना, चाहे 1 महीने बाद लेंगे, वो देखो। और अभी सिलेक्शन ले लो, नहीं तो फीस वगैरह बहुत महंगी हो जाएगी बेटे,
फिर तो गरीब के बस की बात ही नहीं है। हरियाणा वगैरह में तो हो ही गया, इस बार फिलअप ही नहीं करोगे। यस सर। ये भी अमोनिया हैबर प्रोसेस। अच्छा, अमोनिया की रिएक्शन है। तो देखना पेज नंबर 132 पे, पेज नंबर 132 पे पैकेज में देखो एक स्टार बना है। यस सर। देखो ये अमोनिया की सारी रिएक्शन छोटे में बहुत स्मॉल फॉर्म में दे दिया है अच्छे से। अमोनिया सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडामाइड। ये क्लोरीन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन देखो, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन, और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 बनेगा जो कि एक्सप्लोजिव होता है। तो ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो बोरॉन नाइट्राइड वाली रिएक्शन जो है वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, वो इसलिए क्योंकि बोरॉन नाइट्राइड हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। B2S6 वाली, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हमने कर लिया होगा। लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड वाली भी हमने यहाँ कर ली थी। ये देखो अमोनिया कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया लेड ऑक्साइड, तो एक ही जगह पढ़ना है, दो जगह क्यों करना? तो वो भी हम कर चुके थे। बस एक ये क्लोरीन वाली रिएक्शन और ऑक्सीजन वाली है, नाइट्रोजन और उसके, और एक नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट भी मैंने आपको डी ब्लॉक में करवा दिया था, K2HgI4। यस सर। अमोनिया के टेस्ट के लिए यूज करते थे ना, तो वो भी यहाँ नहीं लिखा मैंने क्योंकि ऑलरेडी था वो। मिलान बेस वहां भी कर चुके थे, मिलान बेस हम। अब बात आती है अमोनिया बेस है या एसिड? सर ये लिखना है। सर बेस है अमोनिया। लिखना है लिख लो, अभी नहीं लिखना है अगर तो मैं PDF तो शेयर कर ही दूंगा एज यू विश। और नहीं तो पैकेज में भी सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही चीज है। इनऑर्गेनिक में कुछ मैकेनिज्म तो होती नहीं तो पता नहीं चलता, बोरिंग सा होता है ये बहुत। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये तो एसिड बेस इक्वल टू सॉल्ट है, ये तो बेकार रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन वाली। आपको याद है कॉपर +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? 4 होता था। 4। यस सर। यस सर, +2 का 4 होता है। हाँ, तो देखो 4 अमोनिया के साथ इसलिए रिएक्ट कर रहा है, और ये एक्सेप्शनल केस था। आपको याद है हाइब्रिडाइजेशन इसका एक्सेप्शन आता था, DsP2 आता था। तो ये एज एक्सेप्शन भी याद रखो, और इस वजह से यहां भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही कैडमियम रिएक्ट करेगा, सिल्वर रिएक्ट करेगा, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें से कॉपर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद देखो ऑक्साइड्स दिया होगा 133 पेज पे, जितने ऑक्साइड्स हैं। बॉन्डिंग की कॉपी है आप लोगों के पास? केमिकल बॉन्डिंग यस सर। जिनके पास अवेलेबल हो तो वो ओपन करके बैठें। तो देखो N2O का स्ट्रक्चर मैंने आपको उस बॉन्डिंग में भी बताया होगा, एक बार देखो अगर जिसके पास भी हो। यस सर, जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे थे। बॉन्ड ऑर्डर नहीं, मैंने आपको कंपाउंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का मेथड सिखाया था। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट -2। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो वहां पे मैंने N2O का स्ट्रक्चर बनाया था, और हाइब्रिडाइजेशन sp है, कितने सिग्मा है, कितने पाई है, लीनियर शेप है, कलरलेस गैस है, ऑक्सीडेशन नंबर लीना टू मीना है। ये लीना टू मीना याद है? लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, -2 +2। एवरेज पूछे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है एवरेज ऑक्सीडेशन। तो ये मैंने वहां बनाया होगा, कॉपी अगर जिसके पास है तो एक बार देख लो। NO का स्ट्रक्चर भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में आता था। इसमें भी देखो तो डायमैग्नेटिक है ये, नहीं NO तो पैरामैग्नेटिक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, जहां कर्सर है मेरा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं नाइट्रोजन के पास।
इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है, तो NO प्लस। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स याद है आपको? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ये NO प्लस फॉर्म में रहता था, ये डायमैग्नेटिक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना। अच्छा, एनहाइड्राइड बनाना मैंने आपको सिखाया था। HNO2 का एनहाइड्राइड क्या होगा? N2O3। एसिडिक है क्योंकि HNO2 एसिडिक है, इसलिए N2O3 भी एसिडिक होगा। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बॉन्डिंग की कॉपी में बना रखा है, नहीं बनाया होगा तो यहां देख लेना आप। अच्छा, आपको पता है NN बॉन्ड कब होता था? NN बॉन्ड कुछ याद आ रहा हो? मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया था ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर हो तो पेरोक्साइड बॉन्ड, इक्वल हो तो NON बॉन्ड, और अगर लेस होता था तो NN बॉन्ड। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा ना इस पे, N2O3 पे। 5 से कम है इसलिए NN बॉन्ड होगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने NN बॉन्ड आएगा, पेरोक्साइड नहीं है, NON नहीं है। ये P ब्लॉक नहीं है, ये टोटल बॉन्डिंग है। और यहां देखो 133 पे सारे ऑक्साइड्स दे रखे हैं ना। अच्छा, इस पे जरा देखना, इसका कलर भी याद रखना, ब्लू सॉलिड है। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। एक नाइट्रोजन पे तो +4 आया है और दूसरे नाइट्रोजन पे 2, तो एवरेज कितना आ गया? 3। तो एवरेज पूछे तो 3, और डिफरेंट नाइट्रोजन पे पूछेगा तो +4 और +2। सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज जो मैंने शायद यहां नहीं लिखा, ये सारे पाई बॉन्ड जो दिख रहे हैं पी पाई है या पी पाई डी पाई है, वो बताओ। पी पाई इसमें डी बॉन्ड तो, और मतलब डी ऑर्बिटल तो होगा ही नहीं, मैकेंडी। हाँ जी, डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं, तो आपका बॉन्डिंग भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा बेटे। अच्छा, अब ये N2O4 लिक्विड होता है, लेकिन NO2 गैस होता है। NO2 का डाइमराइजेशन से ही तो बनता है ये। Yes. NO2 पैरामैग्नेटिक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। NO2 पैरा। अब ये पैरा, इसको भी मैंने बॉन्डिंग में करवाया हुआ है। पैरा के साथ साथ इस पे हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आता था एक्सेप्शनल, लेकिन फिर ये डाया बना देता है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड सारे पी पाई होंगे। NN बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, NON बॉन्ड भी नहीं है। तो ये सारा क्वेश्चंस आप बना सकते हो यहाँ पे। अच्छा, जिन्होंने नहीं नोट किया है नोट कर लें, जिन्होंने किया है तो कोई बात नहीं। अब कई लोगों के पास तो कॉपी इस समय होगी ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। चलें आगे। नोट हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो, अच्छा ये पूछेगा NO2 किस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो ये मिक्स एसिड का एनहाइड्राइड है। मिक्स का मतलब HNO3 और HNO2 का मिक्सचर है, और इन दोनों को कंबाइन करके इसमें से वाटर हटा दो तो देखो यही आ जाएगा। N2O4 आएगा एक्चुअली में, बट वो फिर से कैंसिल आउट होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये NO2 आ जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन आता है किस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो मिक्स एसिड का एनहाइड्राइड है। अच्छा, HNO3 का एनहाइड्राइड तो अभी आपको बता दिया था, N2O5। N2O5 का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बॉन्डिंग में बनवा रखा है। यस सर। देखो वहां जाके, कलरलेस सॉलिड है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। इसमें NN बॉन्ड नहीं है,
ऊपर जो 4 ऑक्साइड पड़े उसमें से तीनों में NN बॉन्ड था, N2O, N2O3, N2O4। इसमें NN बॉन्ड था लेकिन यहां NN बॉन्ड नहीं है। तो इन चारों का स्ट्रक्चर, इनफैक्ट चारों पांचों का स्ट्रक्चर में है। ये देखो 133 पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सब, है ना। खास करके फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल नेचर वाला तो बहुत पूछता है। कितने सिग्मा कितने पाई ये सब भी बता दोगे। पी पाई होगा क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है इसमें। अब आते हैं जरा पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर में इनसे मुलाकात मैंने आपकी करवाई थी, नेमिंग सिखाया था। यस यस सर। फिर से देखो ये आ गए, पेज नंबर 134 पे दिया होगा नाइट्रिक एसिड। तो जिन्होंने उस टाइम नहीं लिखा या उस टाइम उनका मिस हो गया, एब्सेंट थे, तो वो अब नोट कर लें। वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी बच्चे आपकी। मैंने आपको बोला है कि 70% पी ब्लॉक टोटली रिवीजन है, इसलिए मैं आपको कहता हूं आप मत पढ़ो अभी इनऑर्गेनिक, अपने आप हो जाएगी इनऑर्गेनिक बच्चे। भूल भले गए हो लेकिन वो बातें कुछ तो है ना माइंड में। ऐसा कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया था। इक कब लगाते थे? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता था। उससे ज्यादा होता था तो प्रीफिक्स में पर और सफिक्स में इक, पर नाइट्रिक एसिड। और 2 कम होता था तो अस लगाते थे, 4 कम होता था तो हाइपो और अस लगाते थे। कुछ याद आ रहा है? यस सर। और अगर उसका सॉल्ट बनाना होता था तो 8 कब लगाते थे? जब इक्वल होता था। पर 8 ज्यादा, 8 हाइपो 8। आई थिंक देखो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे इसमें, क्योंकि इस पे हमने पूरा लेक्चर लगाया था शायद पहले चैप्टर में। बहुत टाइम लगाया था इस पे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास टाइम, यस सर, बहुत टाइम था। तो सर पायरो कब आता है? जैसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो कब आता है? वो अगले लेक्चर में आपको आ जाएगा बेटे, वो भी सिखाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं अभी 2-3 लेक्चर और कर लो बस। पायरो और क्या? डाई पायरोलुसाइड क्या था? पायरोलुसाइड किसे कहते हैं? थायो? पायरोलुसाइड, पायरो। अरे पायरो ग्रुप ये अब मैंने क्या कहा, अगले लेक्चर में आ जाएगा। जब 2 इक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और उसमें से वाटर निकलता है तब हम उसे पायरो कहते हैं। पायरोलुसाइड। अरे पायरोलुसाइड बेटे मेटलर्जी की चीज है, थोड़ा वेट कर ले अभी, है ना। यहाँ कहाँ आ गया? डी ब्लॉक में या तो रहा होगा या मेटलर्जी में मिलेगा। हमें पढ़ना है मेटलर्जी में। डी ब्लॉक में था। हाँ डी ब्लॉक में होगा ना, क्योंकि वो मेटलर्जी से कनेक्टेड है बेटे। तो बस पी ब्लॉक के बाद हम हाइड्रोजन और फिर मेटलर्जी, लास्ट चैप्टर होगा हमारा मेटलर्जी का। हाँ ये नोट हो गया सभी का, अगर किसी ने नहीं नोट किया था उस टाइम। ये नीचे एग्जाम्पल दिया है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रेट। इसमें हमने मोल के क्वेश्चंस बनाए थे। कोई है जो उस टाइम अब्सेंट था, नहीं था क्लास में, ज्वाइन लेट किया? चलो सारे लोग हैं, ठीक है। HNO3 इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HNO3 का ओस्टवाल्ड मेथड है प्रिपरेशन का। तो ये ओस्टवाल्ड मेथड, अमोनिया का कंबशन करोगे नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर उसका कंबशन करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर वाटर से रिएक्शन तो HNO3। तो ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी पूछता है, 3 स्टेप की प्रोसेस है। आपको याद है एनसीईआरटी में है, ये है कि नहीं? यस सर, दिया हुआ प्लैटिनम या फिर रोहोडियम। ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस अपना सरफेस केमिस्ट्री में भी आया था कि भाई कौन सी कैटालिस्ट यूज करते हैं इसमें। तो यस सर। प्लैटिनम या रोहोडियम। मैंने उस टाइम सरफेस में बोला था ना, जितनी रिएक्शन वहां थी
सारी रिएक्शन आपको पी ब्लॉक में मिलेंगी रिपीटेड फॉर्म में। तो उसमें से एक ये भी था ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जिसमें रोडियम या प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज होता है। HNO3 का स्ट्रक्चर और रेजोनेंस, आई थिंक ये स्ट्रक्चर और रेजोनेंस मैंने आपको बॉन्डिंग में बना रखा होगा। यस सर, जो फॉर्मल चार्ज बता रहे थे तभी बताएं। तो कई लोग सोचते होंगे नहीं पता, नहीं बताया कि नहीं, लेकिन है कॉपी में आपकी। जब भी रेजोनेंस बनाना तो हाइड्रोजन हटा देना, क्योंकि हाइड्रोजन प्लेन में नहीं होता, आउट ऑफ प्लेन होता है, तो उसको हटा के ही रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। और जहां कहीं रेजोनेंस हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ अगर सेम हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का भी फॉर्मूला मैंने बता रखा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बाय में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्डिंग अच्छी करो, अपने आप पी ब्लॉक अच्छा हो जाएगा। इसमें भी पाई बॉन्ड जो है वो कौन सा है? पाई बॉन्ड कौन सा होगा? पी पर पी पर। बस अब वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। नोट कर लिए इसको? यस सर। अब मैंने देखा सैटरडे संडे आपकी क्लासेस कम लग रही हैं, थोड़ा रिलीफ मिला हुआ है आपको? यस सर, इसी सैटरडे से लगा लगी। एक्चुअली मैं सैटरडे संडे सब उधर एंगेज हो गए ना, तो इस वजह से मुझे लगा नहीं लगा। अच्छा, HNO3 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। मैक्सिमम पे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम पे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर मिड में कहीं हो तो बोथ। रेडॉक्स बताया होगा ये कॉन्सेप्ट होपफुली। अच्छा, ये तो ऑर्गेनिक में भी आया था। कॉन्क HNO3 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता था, KMNO4 और K2Cr27 के साथ कहीं कहीं पे। खास करके एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता था, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता था, तो काम कर देता था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये भी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा 135 पेज पे देखो, बहुत सारी रिएक्शंस दी होंगी। आ गया क्या? 135 पे आ गए? यस सर। तो वो रिएक्शंस यहाँ पे हैं बहुत सारी। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देखो रिएक्शन, जितने नॉन मेटल हैं सबको इक फॉर्म में ले जाएगा। ये सारे रिएक्शन रेडॉक्स हैं। सल्फर को सल्फ्यूरिक, फास्फोरस को फॉस्फोरिक, कार्बन को कार्बोनिक, आयोडीन को आयोडिक, और खुद किस में कन्वर्ट होगा? NO2 में। तो देखो इटसेल्फ 5 से 4 जा रहा है, मतलब रिडक्शन, और पड़ोसियों का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये रेडॉक्स हो गई। फेरस सल्फाइड, मतलब S-2 को कन्वर्ट कर रहा है +6 में, यहाँ पे +4 को कन्वर्ट कर रहा है 6 में, और सैनिक 0 को कन्वर्ट कर रहा है 5 में। तो ये सारी रिएक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना याद कर लो कि जो नॉन मेटल्स होंगे उनको वो इक फॉर्म में ले जाएगा अपने। और इक कब बनाते हैं? जब ऑक्सीडेशन नंबर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन एक्सेप्शन था।
बना लिया? यस सर। अब ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली डाइल्यूट और कॉन्क वाली। ये देखो आपके पैकेज में भी दी होंगी, बढ़िया आसान है। इसको ये मत समझना इतने सारे कैसे होंगे, ये 5 मिनट का काम है लर्न करना। नोट कर लो पहले। कॉन्क वाली रिएक्शन में देखो तो सब में NO2 रिलीज हो रहा होगा, सब में, तो वो रटना ही नहीं है। कहीं भी कॉन्क HNO3 आए NO2 रिलीज कर देना, खत्म। बाकी मेटल नाइट्रेट तो सब में बन रहे हैं, तो मेटल नाइट्रेट पूछता ही नहीं, बाय प्रोडक्ट पूछता है कौन सी गैस रिलीज हुई। तो जितनी कॉन्क वाली है सब में NO2। हाँ, डाइल्यूट वाले में देखना है कि N2O रिलीज हो रहा है या NO रिलीज हो रहा है। तो कॉपर है, मरकरी है, इन सब में NO। आयरन में आयरन और जिंक में N2O। बस इतना ही तो याद करना है। इतने में ही हमारा हालत खराब हो जाएगा, है ना। एक मिनी बात तो सर ये होगा कि आयरन के साथ क्या था, जिंक के साथ क्या था, कॉपर के साथ क्या था। हाँ, ये मिक्सर होगा। और आया हुआ क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, देखो कैसे पूछेगा ये, बढ़िया क्वेश्चन। पेज नंबर 182 पे 15 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छी बात है, यहां तो कॉन्क से पूछा है। अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो ऐसे बना देते हैं वो। मिला क्या 182 पे? सर सेकंड ऑप्शन। इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता था कोई इस रिएक्शन से रिलेटेड? नहीं हो सकता था। कॉन्क में पूछा, डाइल्यूट पूछता तो दिक्कत भी थी, कॉन्क में क्या दिक्कत? डाइल्यूट में चेंज होते रहता है, मतलब डाइल्यूट में जो चेंज होते रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब ऑक्साइड की चेंज होती रहती है ना, तो वो रटना पड़ता है। नोट कर लिया इसको। यस सर। ज्यादातर तो लिख ही नहीं रहे होगे। यस सर, नहीं लिखना। चलो मैं PDF शेयर कर दूंगा। प्लेटिनम और गोल्ड कॉन्क HNO3 से नहीं रिएक्ट करता, एक्वा रेजिया से रिएक्ट करता है। एक्वा रेजिया का फॉर्मूला पूछता है। सर N2H2 होता था ना शायद। एक बार फिर से ट्राई करो, शायद आप कंबाइन करके बता रहे हो। एक्वा रेजिया किसी को अगर याद हो? नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 और HCl का मिक्सचर होता था, उसमें 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl। ओ सॉरी सर, यही था, हम हाइड्रोजन का आई थिंक बोल रहे थे। आप देखो गलती क्या करोगे एग्जाम में, यही तो गलती होगी। वहां तो सॉरी का मतलब समझ लो -5, समझ रहे हो। अब कहोगे सर वहां ऑप्शन होगा, बट वहां ऑप्शन में दिक्कत ये आती है कि 1 मोल HNO3 3 मोल HCl या 3 मोल HNO3 1 मोल HCl, यहां फंसोगे आप। 3 मोल HCl होता है। तो प्लेटिनम और गोल्ड की रिएक्शन अगले चैप्टर में है, हैलोजन फैमिली में, तो वहां लिखेंगे, यहां नहीं है रहता, क्योंकि कॉन्क से नहीं रिएक्ट करता। नोबेल मेटल है ना ये, तो रिएक्ट नहीं करते। अब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, आई थिंक इसका टेस्ट भी कुछ लोगों ने किया होगा आप में से। तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे -2 है,
ये गड़बड़ 12 लग रहा है, -2 है, -2 है नहीं है, +2 है, सॉरी +2 है। FeH2O5NO स्क्वायर ब्रैकेट और ऊपर +2 है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके पहला क्वेश्चन ये बनेगा किस चीज का टेस्ट है, नाइट्रेट का। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है वो, और ब्राउन रिंग पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो इस बार अल्कोहल और ईथर, नहीं अल्कोहल और क्या है, एल्काइल हैलाइड, यस सर। यस सर। एल्डिहाइड कीटोन। सर अगर मतलब 116 क्वेश्चन किए और 16 क्वेश्चन में हमको डाउट है तो सर मतलब सही है? अरे बेटे बहुत सही है। सही क्या है, बहुत सही है यार। ये एक बात बताओ, आप लोग को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्यों ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बुरे स्टूडेंट आप ही हो? ऐसा क्यों बार बार लगता है? कि सर 3 साल हो गया ना, 12th 11th फिर ड्रॉप। बेटे एक चीज बता मुझे, मान लिया आप 4 महीने में सेलेक्ट हो गए, क्या 3 साल आपको याद रहेगा? नो सर इतने। सक्सेस तो एक ही बार मिलनी होती है ना बेटे। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बना था 52 टाइम्स हारा था, बट 53rd टाइम पे बन गया वो प्रेसिडेंट, देख लो। अब्राहम लिंकन। हाँ तो यार वो उसका पेशेंस सोचो। आप लोग ये साल 2 साल में टूट जाते हो, 52 टाइम्स से तो पता चला कूद जाओगे 3rd फ्लोर से। सर अभी जो एक लड़की पहुंची है एम्स में सर 5 अटेम्प्ट्स के बाद। क्या सर अभी एक जो लड़की नहीं पहुंची एम्स में 5 अटेम्प्ट्स के बाद। हाँ तो क्या हुआ? 5 साल में सर कहाँ कंप्लीट हो जाता, मिला भी तो सर एम्स मिला उसको। पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया होगा, काफी कर रहा था सर, बहुत ज्यादा। बात वो नहीं होती बेटे, ये सब हिस्ट्री क्यों होती है, ये सब हिस्ट्री से सीखो। और एक अल्पना कुमारी है, वो भी तो अभी अल्पना नाम है उसका, वो भी 5 बार में पहुंची है एम्स। बहुत ऐसे मिल जाएंगे बेटे, मैं वही कहता हूँ। अभी एक बात बताओ, हो तो बच्चे ही ना, चलो बहुत हो गए 20 साल के हो गए। अगर 20 साल में आप डॉक्टर बन जाओ तो आप सोचो पूरी लाइफ कितने सेटल हो जाओगे आप, और आपको लगेगा कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया मुझे। लोग 30-30, 40-40 साल के हो जाते, सड़कों पे घूमते रहते, कुछ नहीं कर पाते। गांव में देखो पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलते रहते, वो कुछ नहीं करते लाइफ में। ठीक है, तो आप कम से कम यार मेहनत तो कर रहे हो, कर तो रहे हो। यस आप लोग हमेशा वही सोचते रहते हो, चौक हो जाते हो, एक जगह फंस जाते हो आके, वहां से निकलो। ये हो गया ब्राउन रिंग। तो इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो नाइट्रेट का टेस्ट, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्शन होता है ये, रेडॉक्स में आई थिंक आप लोगों ने पूछा था मेरे से, आना चाहिए था +2, आता है +1, क्योंकि NO जो है वो किस फॉर्म में रहता है, NO+ के फॉर्म में रहता है। इसको मैं अगर यहां बताऊं तो देखो, FeH2O5NO+2, तो वैसे तो ये 0 है, तो ये +2 सीधा सीधा इस पे आएगा। लेकिन जो NO है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इस वजह से ये अनस्टेबल रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस बना देता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसी को दे देता है, तो इसलिए +1 आ जाता है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, ये हो गया। अब आ जाओ व्हाइट फॉस्फोरस पे। पेज देखो, वहां पे दिया होगा व्हाइट फॉस्फोरस। पी ब्लॉक बड़ा जरूर है, नाइट्रोजन फैमिली सबसे बड़ी है,
और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, एक बोरॉन फैमिली और एक नाइट्रोजन। व्हाइट फॉस्फोरस का भी स्ट्रक्चर मैंने बॉन्डिंग में बनवाया होगा, कॉपी हो तो देखो। मेथड याद है कैसे निकालते थे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट -/2, या मैं सिर्फ हवा में ही बोले जा रहा हूं, हाँ ऐसा था वैसा था? ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए आपको। बन गया, आगे चले। आप लोग आवाज जा रही है? मुझे तो पता ही नहीं चलता, गायब हो जाते बीच में। यस सर, आ रही है। देखो पहली चीज तो व्हाइट फॉस्फोरस में टोटल नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड 6। एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, हाइब्रिडाइजेशन सब पे sp3, बट एंगल होना चाहिए था 107 क्योंकि sp3 एक लोन पेयर है, लेकिन एंगल 60 है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से बच्चे ये हाईली रिएक्टिव होगा, और इसीलिए व्हाइट फॉस्फोरस को ऐसे नहीं रख सकते आप, एयर से तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, ये बना देगा, व्हाइट फ्यूम्स बना देगा P4O10। रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव क्यों है? व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, 3 फॉस्फोरस हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हाइट फॉस्फोरस है। क्यों? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक लगेगा, मतलब नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। यस तो इसलिए सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बात आती है केमिल्यूमिनेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके स्कूल में भी आता था। केमिल्यूमिनेंस, ये डार्क में ग्लो करता है, मतलब लाइक डायमंड, जैसे लगे को कोई चीज जल रही है, ऐसा है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं केमिल्यूमिनेंस, है ना। अब ये रिएक्शन इस पूरे चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यही वो रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आती थी। और यहां एक वो कॉपर वाली रिएक्शन, एक ये, 2 रिएक्शन कम से कम याद रखना, और एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो सारी रिएक्शंस नहीं पढ़नी है आपको, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सब। इस NaH2PO2 का नाम अगर कोई मुझे बता सको तो। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, कॉपी में लिखवाया है। अगर किसी के पास कॉपी हो तो वहां से चीटिंग करके भी मुझे बता सकते हो। NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। वेरी गुड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट होता है बच्चे, है ना, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो क्या करेगा, अभी हमारे यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ X लिख देगा, यहाँ X लिख देगा और कहेगा बताओ यहाँ सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम फॉस्फाइट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम परफॉस्फेट, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर वहां पे आप ट्रैक होगे। तो ये ध्यान रखना, यही मेथड PS3 अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसका प्रिपरेशन भी है, बनाने का मेथड है, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। व्हाइट फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और PS3 फॉस्फीन गैस बनाता है। अब बात आती है रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करोगे तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है, और रेड फॉस्फोरस पॉलीमरिक फॉर्म में होता है। अब अगर पॉलीमर बना रहा है तो रिएक्टिव तो नहीं होगा ये, है ना, पॉलीमर उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं।
बाकी नॉन पोलर ये भी है, लेस रिएक्टिव है, केमिल्यूमिनेंस शो नहीं करता, केमिल्यूमिनेंस नहीं शो करता ये, ना तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, ना तो ये व्हाइट फ्यूम्स बनाता है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ इंक्लूडेड हैं। ये आपके +2 में था या नहीं था? ये फास्फोरस पढ़े थे या? सब पढ़े तो थे लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था। ज्यादातर स्कूलों में नाइट्रोजन फैमिली हटा दिया गया था। यस सर, हटाया था। वही सीबीएसई में नहीं था ये। हाँ, तो सीबीएसई में नहीं था तो कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाता फिर तो। तो ये है, चलो अच्छा ये कर लेना। सर मैं बिहार बोर्ड था ना तो मैं पढ़ी थी इसलिए, क्योंकि वहाँ सारा सिलेबस ही आता, कुछ हटा हुआ नहीं। बिहार बोर्ड अच्छा है। बिहार बोर्ड बस बदनाम है, मतलब जो बच्चे ईमानदारी से देते हैं उनके साथ फिर धोखा हो जाता है। यस सर, 12th में मेरा मतलब अच्छा एग्जाम गया था लेकिन मेरा परसेंटेज अच्छा नहीं आया। क्यों आएंगे बेटे, पैसे वालों के आते हैं। अब धीरे धीरे जो है ना नीट भी ना उसी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके पास पैसा होगा वो डॉक्टर बनेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं बनेगा। सीधी अब मतलब 5 सालों में ये चीज आ जाएगी, सिर्फ अमीरों के लिए होगा डॉक्टर्स। तो आप अगर बन जाओ तो बन जाओ, नहीं तो बच्चे भी रह जाएंगे ऐसे ही, वो भी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना पैसा ही नहीं रहेगा। 10-20 लाख रुपए फीस हो जाएगी तो सब थोड़े ना पे कर पाएगा बच्चे। तो थोड़ा सा देख लेना। हाँ, व्हाइट PS3, अच्छा ये तो बॉन्डिंग में भी बताया होगा मैंने कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसमें होता ही नहीं। ठीक है, बनाने का मेथड आपने ऊपर लिख ही लिया था, यहाँ PS3 बना देते हो। अब इसमें देखो पेज नंबर 137 पे एक यूजेज में दिया होगा होम सिग्नल। यस सर। अब ये होम सिग्नल क्या है वो मैंने यहाँ बनाया है, लेकिन मैं अलग से बना के थोड़ा बताता हूँ। ये देखो कैल्शियम फॉस्फाइड है, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो मैं स्क्रीन पे आता हूँ। जैसे होम सिग्नल में क्या होता है, एक रिंग होता है, समुद्र में यूज किया जाता है जब कोई शिप पहुंचने वाली होती है। यहाँ पे पोर बने होते हैं, एक तरफ कैल्शियम फॉस्फाइड होता है और एक तरफ कैल्शियम कार्बाइड होता है। ये फिल करके ना नदी में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फाइड इस पोर के थ्रू इसमें वाटर आ जाएगा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज बनती है, तो इसकी वजह से कंबशन करने लगता है, जल जाता है, इसमें आग लग जाएगी पूरे में। और ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस देगा। एसिटिलीन गैस जो है ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा उसमें, आग में। तो रात का अंधेरा होता है या सर्दियों का टाइम चल रहा हो ना, तो किनारे पे जो बैठे होते हैं उनको दिखाई नहीं देता कि कोई शिप आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारी शिप चलती रहती है। तो ये होम सिग्नल है कि भाई हम पहुंचने वाले हैं, हमको अपनी अरेंजमेंट तैयार रखो। तो उस टाइम पे ये आयरन की चीज होती है, इसको फेंक देते हैं, तो ये आग लग जाती है। तो पता चल जाता है किनारे बैठे हुए लोगों को कि हाँ भाई कोई शिप पहुंचने वाली है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसका काम है, होम सिग्नल, घर पहुंचने के लिए। अब PCl3 और PCl5 ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनिक की थोड़ी थोड़ी याद आएगी। व्हाइट फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है PCl3, लेकिन क्लोरीन लिमिटेड होना चाहिए। अगर क्लोरीन एक्सेस होगा तो PCl5 पे जाके रुकेगा। PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन बहुत बार हम बॉन्डिंग में कर चुके होंगे, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर पिरामिडल से। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी तो मैकेनिज्म भी आपने किया होगा एल्काइल हैलाइड में, कि एक क्लोरीन जाएगा यहाँ से OH हटाएगा, 3 मोल ले लेते थे तो एल्काइल हैलाइड बनता था, और H3PO3। यहां से क्वेश्चन आएगा H3PO3। ऑर्गेनिक पे क्वेश्चन था कि ये एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन था, है ना, SN1 और SN2 के थ्रू।
अब PCl3 अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता था और एसिड के साथ, तो करना क्या था इसमें, Cl जो है वो OH को हटा देता था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसिड क्लोराइड। इसमें तो गड़बड़ हो गया ये सर हाँ यही तो नहीं बनेगा बेटे, ये H3PO3 ही बनेगा। वो मैंने ना PCl5 वाला यहाँ भूल के लिख दिया है। यस सर। अब PCl5 का सेफ हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक अब आपको आना चाहिए, बहुत पढ़ा था आपने उस टाइम पे, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d, नंबर ऑफ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 के 3 थे, इक्वेटोरियल, एक्सियल, ये सारी चीजें थी ना वहां पे। केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, लेकिन ये गैसियस का था। अगर सॉलिड PCl5 होगा तो वो ये है, ये वहां नहीं पढ़ा था हमने। वहां हमने सिर्फ सॉलिड गैसियस पढ़ा था PCl5, हमने सॉलिड PCl5 नहीं पढ़ा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट करता है PCl4+ और PCl6- में। मैं आपको इसको बताता हूं पे स्क्रीन पे आके थोड़ा सा, तब शायद ज्यादा समझ पाओ आप। जैसे 2 मोल ले लो PCl5, सॉलिड का मतलब आयनिक कंपाउंड होगा ना, ये है, और ये PCl5। फास्फोरस के पास वैकेंट D था, तो इसका 1 मोल ब्रेक कर लेना, Cl- और यहाँ प्लस, तो ये Cl- ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर होगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या हो गया, PCl6 हो गया माइनस, और ये क्या हो गया, PCl4+ हो गया। तो ये प्लस और माइनस, इन दोनों के प्लस माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो वो चीज यहां पे मैंने लिखा हुआ है सॉलिड PCl5 में। तो PCl4 पे देखो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, ये क्वेश्चन भी बॉन्डिंग में ही आता है, sp3 टेट्राहेड्रल और PCl6-। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फास्फोरस की मैक्सिमा कोवेलेंसी, कुछ याद आ रही है? यस सर।5 कितनी बताया? नाइट्रोजन का था 4। यस सर, और फास्फोरस का 5 था, लेकिन एक्चुअली में फास्फोरस की 6 होती है बच्चों। यहां देखो फास्फोरस 6 बनाया हुआ है। यस सर, नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखना मैक्सिमा कोवेलेंसी फास्फोरस की 6 होती है, 5 तो कोवेलेंट ही बनाता है और एक कौन सा बॉन्ड बना देता है, कोऑर्डिनेट। तो इसका सेप और हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्रा और ऑक्टा, ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ये तो जानते ही थे। अगर सिर्फ PCl5 दे तब तो हमेशा वो गैसियस बोले ना बोले आप यही समझोगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आप तभी लगाओगे जब आपको स्पेशली बोले कि सॉलिड PCl5 हूं मैं, अदरवाइज नहीं लगाओगे, इसको तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, सेम टाइम पे एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि PBr5 सॉलिड में वैसे नहीं एग्जिस्ट करता जैसे PCl5 करता है, तो इसका हालांकि अपना ओन कैरेक्टर है कि इसी फॉर्म में मिलता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि PBr4- और Br- में एग्जिस्ट करता है, ये उस तरह से निकलता है। अब अच्छा, PBr4 तो टेट्राहेड्रल है, ये भी आप समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। PCl5 की रिएक्शन भी आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखी है, तो आप दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये याद होगा ना, POCl3 निकालते थे, यस HCl, है ना, एसिल क्लोराइड से भी। तो ये दोनों रिएक्शन ऑर्गेनिक की है, यहाँ की नहीं है। हाँ, यहाँ बाई प्रोडक्ट याद रखना, POCl3 आ चुका है नीट में भी। P4 और 10 आप याद करो तो बॉन्डिंग में मैंने बनवाया होगा इसको आपको, होपफुली। तो याद नहीं है लेकिन शायद मैंने बनवाया हो। P4 और 10 तो नहीं बनाए थे शायद। नहीं बनाया था तो अब बना लो। सर बॉन्डिंग में नहीं बनवा सकते। नहीं बनाया तो अब बना लो, क्योंकि उस टाइम थोड़ा जल्दी रहा होगा ना।
P4O10 बड़ा इंपॉर्टेंट सर हाँ जी। सर एक बार एक्सप्लेन कर देना है pH3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं बनाता सर? नो 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 नो, वही ड्रैगो रूल आप बोले तो थे, कोई बच्चा बोला तो था, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.5 से कम होगा तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते, हाइब्रिडेशन होगा ही नहीं। हाँ, P4O10 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 16 आता था, सिग्मा बॉन्ड भी 16, पाई बॉन्ड 4। अच्छा, एक इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, जहां जहां पाई है वहां वहां कोऑर्डिनेट लगा सकता हूं ना? यस सर। पाई बॉन्ड 4, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4, हाइब्रिडेशन सब पे sp3, POP6, P डबल बॉन्ड O4, P सिंगल बॉन्ड O12, PP बॉन्ड 0, परऑक्साइड बॉन्ड 0, ये सब क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो बताना, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। मेथड जो मैंने सिखाया था उसी पे बेस्ड है ये। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2 करोगे तो 16 आ जाएगा। सर ऑक्सीजन और फास्फोरस में ऑक्सीजन ही डोनेट करेगा ना लोन पेयर, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट बनेगा। फास्फोरस करेगा। फास्फोरस के पास 5 था ना बच्चे, यस सर। 3 शेयर कर दिया नीचे, तो बचा यस सर, तो कोऑर्डिनेट बनेगा। सर ये सब तो एक बार देख लेंगे, और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए मेनली, क्योंकि इतना चीज तो याद रहे ना रहे, स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सब कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से। हाँ ये तो वो वाली बात है ना, स्ट्रक्चर आना चाहिए। मैंने आपको सॉलिड चीजें सिखाई हैं, मतलब सीख लो तो फिर उससे बहुत कुछ कर पाओगे। आप लोगों ने इसको रटा है बहुत ज्यादा। अब ये अलग बात है कि सीखना थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी तक मैं बता दूं तो आप में से 50% लोगों को स्ट्रक्चर बनाने नहीं आया है बॉन्डिंग में जो मैंने सिखाया था। अच्छा, P4O6 भी है, ये थोड़ा कट गया है, समझ जाना। P यहां पे है, बस ये 4 ऑक्सीजन साइड वाले हटा दो, बस 1 2 3 4 साइड वाले 4 ऑक्सीजन हटा दो, बाकी सेम है P4O6 में। लोन पेयर आ जाएगा उसकी जगह पे। इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो, P4O10 कोल्ड H2O से रिएक्ट करेगा तो मेटाफॉस्फेट। कैसे मेटा होता है ये सारी चीजें भी अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं, कब मेटा करते हैं, कब पायरो, कब डाई, कब इक्वस। तो ये अभी आप नोट कर लेना बस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर हॉट हॉट H2O से रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। आई थिंक 2 लेक्चर में और P ब्लॉक हो जाएगा। जीरो ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं, जीरो ही ग्रुप है, सल्फर और हेलोजन। अच्छा, ये हो गया, ये नोट कर लिया मेटा? यस सर। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब यहां से, फिर अगली क्लास में करेंगे। पेज नंबर 192 पे आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, 70।
first. Yes sir, NO2 is mix up sir. मिक्स एनहाइड्राइड बना देगा वो। 191 पे आ जाओ। 191 पे 59 नंबर क्वेश्चन। वन 191 पे 59 नंबर। और और आएगा। क्या हुआ? 4 आ गया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन नंबर 62 बता दो। सर इसका स्ट्रक्चर याद नहीं है मुझे। वो 5 N2O5 होगा बेटे। एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर देख, स्ट्रक्चर मत देख। ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बस ऑक्सीडेशन नंबर लेस तो NN बॉन्ड, बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा 65 भी देख लो, 64 भी देख लो, 66 भी देख लो। कि तो देख तो लेंगे, कुछ आए तब ना। अब ये देखो अगली क्लास में ये सब मेटा वगैरह सब कैसे बनाते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी, ये यहाँ है देखो पायरो, आप लोग पूछ रहे थे ना, ये पायरो बनाना हम सीखेंगे। डाई, बस ये सर फॉस्फोरस। ऑर्थो कब लगता है? और तो अगली क्लास में बताऊंगा बेटे, जब ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम पे हो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो। सर 66 भी बोले थे अभी। तो क्या दिक्कत है भाई? अभी तो किया था 1 मिनट पहले हमने। ये बना तो है, देखो ये स्क्रीन पे देखो। सर थर्ड ऑप्शन है सर, हो गया। क्या दिक्कत है इसमें भाई? तो ये रटने वाली चीजें हैं, हो जाएंगी। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। सर हाँ जी, नोट सेंड कर देना सर। इसमें तो PBr4 जो आप नेगेटिव दिए हैं सर, इसमें तो पॉजिटिव है सब पे। हैं? अच्छा दोनों पे मैंने नेगेटिव दे दिया ना बेटे। यहाँ तो एक पे पॉजिटिव होगा ना बेटे, तो वो प्लस है। दोनों पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी ना फास्फोरस से, तो वो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। आप नोट्स में शेयर कर देता हूँ बेटे। Thank you, sir. ओके। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.